कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से तुला राशि के जातक 1 जून से लेकर 30 जून तक का जो समय है आप सभी लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, बहुत ज़्यादा शानदार जाने वाला है। और ये महीना इतना विशिष्ट इसलिए है क्योंकि स्वयं सूर्य देव नारायण, भगवान सूर्य नारायण का जो है वरदान आपके साथ है और वह जो आशीर्वाद आपके साथ चलेगा। अब फाइनली आपका समय आ चुका है। कोई भी कैसे भी कोशिश कर ले आपको गिरा नहीं पाएगा। अब ये बात बड़ा लॉजिकली हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम जो जून के महीने में गोचर की व्यवस्था है सभी ग्रहों के निमित्त एक बार उसके ऊपर थोड़ी सी सूक्ष्म दृष्टि डाल लेते हैं। सूर्यदेव को समझेंगे। देखिए 15 जून तक वृषभ राशि पर रहेंगे, उसके बाद 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक मिथुन राशि पर आ जाएंगे। ये ध्यान बना के रखिएगा क्योंकि वृषभ राशि शुक्रदेव का साइन है और सूर्य शुक्र की थोड़ी सी कम जमती है, इसलिए जो परफॉर्मेंस है वृषभ राशि में जब तक रहेंगे आधे महीने तक थोड़ा सा डाउन बनी रहेगी। लेकिन जैसे मिथुन राशि में आ जाएंगे, बुध बाबा की राशि है, बुध देव का साइन है, सूर्य बुध की बहुत ज़्यादा अच्छी जो है पैठ बनी रहती है, तो बहुत ज़्यादा निखार देखने को मिलेगा। और 16 जुलाई तक जो मैंने वरदान वाली बात कही है सूर्य नारायण के संदर्भ में, वो बहुत ज़्यादा फलित होते हुए आप देखोगे। उसके पश्चात बड़ा परिवर्तन मंगल देव के संदर्भ में, क्योंकि कर्क राशि पे जो नीच प्रभावी बने हुए हैं ये 7 जून को इससे बाहर आ जाएंगे। फिर 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक ये सिंह राशि के ऊपर बने रहेंगे, जहाँ पर केतु बाबा पहले से ही इनका इंतज़ार कर रहे होंगे। बुध बाबा के संबंधित 3 बड़े परिवर्तन होंगे इसी पूरे महीने में, जून के महीने में। देखिए 6 जून तक वृषभ राशि पर गोचर करेंगे, फिर 6 जून से लेकर फिर 22 जून तक ये आ जाएंगे मिथुन राशि पर, स्वग्रही हो जाएंगे, अपनी राशि पे आ जाएंगे। उसके पश्चात 22 जून से काफ़ी आगे चलते हुए 1 महीना पूरा पार करते हुए अगस्त के महीने तक 30 अगस्त तक कर्क राशि पर इनका गोचर बना रहेगा। बृहस्पति देव 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि पर गोचर प्रभावी, और 14 मई के साथ से ही इनकी जो चाल है, जो गति है, वो हो गई अतिचारी, यानी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट हो गई है इनकी, जो कि आने वाले 8 साल तक बनी रहेगी। साथ ही साथ जून के महीने में तारा डूबेगा। बृहस्पति देव 12 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 तक 27 दिनों तक अप्रभावी रहेंगे। इस काल में थोड़ी सी हमारे को धन के संबंध में कुछ सावधानी बनाकर चलनी है। शुक्र बाबा 31 मई से लेकर 29 जून 2025 तक मेष राशि पर, महीने का एंड आ जाएगा फिर 29 तारीख में। 29 जून से लेकर फिर 26 जुलाई तक वृषभ राशि पर स्वग्रही होकर गोचर करेंगे। शनिदेव आपको पता ही है मार्च से इन्होंने परिवर्तन करा था, मीन राशि में आ गए थे, लेकिन अब ये जून का महीना आ रहा है, अब इनकी जड़ें जो हैं वो फैलानी शुरू कर दी है इन्होंने, तो अब ये बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तो 3 जून 2027 तक मीन राशि पर इनका गोचर प्रभावी रहेगा। राहु और केतु 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि पर राहु और सिंह राशि के ऊपर केतु बाबा। अब समझिए जो सूर्य नारायण के आशीर्वाद वाली बात है उसको समझिए और कैसे कोई अब आपको गिरा नहीं पाएगा। सबसे पहले सूर्यदेव को नहीं देखना, सबसे पहले उस प्लैनेट को देखना है जो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है, केवल कर्म देखता है, वो है शनि बाबा। शनि बाबा आपके बैठे हुए 6ठे स्थान पर, क्योंकि 6ठे स्थान पर जो गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है उसमें मीन राशि पड़ती है। काफ़ी लंबे समय तक यहाँ बैठे रहेंगे 2027 तक। इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि जब ये मीन राशि के संपर्क में आते हैं तो शनिदेव अपनी एक्स्ट्रा जो पावर है या एक्स्ट्रा आशीर्वाद वो न्याय संहिता वाली ऊर्जा देनी शुरू कर देते हैं। न्याय संहिता, न्याय होगा और जिसको दंड मिलना चाहिए उसको दंड भी मिलेगा। साथ ही साथ शनिदेव की मूल प्रकृति को समझने का प्रयास करिए। शनिदेव ये कहते हैं कि जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ की गारंटी मेरे पास है, तुम किसी भी ऐसे कर्म में मत उलझना जिससे कि शनि ग्रह से आने वाली ऊर्जा खराब होने लग जाए। अब ये जो बैठे हुए हैं आपके कर्जा, बीमारी, शत्रुता वाले सेक्शन में बैठे हुए हैं, ये सेक्शन जितना ज़्यादा दब के रहेगा उतना ज़्यादा पीड़ाओं से और चिंताओं से जातक जो है मुक्त बना रहता है। तो अगले 2.5 साल के लिए इनका जो ये मूव है ये
दर्शाता है कि आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल शनिदेव के ऊपर विश्वास करना सीखना होगा। और इंसान की तरह ऐसे तो नहीं है ना कि धोखा दे जाएंगे, और बिल्कुल निष्पक्ष बने रहते हैं। अब समझिए तीसरी दृष्टि की बात हो रही है। तीसरी दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है वहाँ पर शुक्र बाबा 29 तारीख को आ जाएंगे, 29 जून को आ जाएंगे। लेकिन वह जो साइन है वह स्वाभाविक तौर पर शुक्रदेव का ही साइन पड़ता है, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि वहाँ पर बनेगी। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जून का जो महीना है ये एक टर्निंग पॉइंट होगा आने वाले 2.5 साल तक। आपका अभी से अगर हम गिनते हैं, मान लीजिए हम जून महीने की बात कर रहे हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो आगे के जैसे महीने बढ़ते जाएंगे, दिन जैसे से पास होते जाएंगे, तो हम जो है अपने भविष्य में प्रवेश करते जाएंगे। तो भविष्य की गारंटी भी शनिदेव ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं से छिपा हुए मार्ग से धन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि शुक्र बाबा फिर आगे मूव कर जाएंगे, लेकिन साइन जो है वृषभ राशि का ही रहेगा, घर इनका ही रहेगा। तो घर के ऊपर दृष्टि शनि बाबा की पड़ रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने वाली हैं जो भ्रम बने हुए थे अभी तक, उनका नाश होने वाला है। शनि बाबा को समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। अब पुराना जो समय है ना वो लौट के नहीं आने वाला, जितना मर्जी उसको याद कर लो। उसके पश्चात सूर्यदेव के ऊपर दृष्टि डालते हैं। देखिए सूर्यदेव अष्टम भाव में बने हुए हैं। अष्टम भाव की ना एक मूल प्रकृति समझिए कि इसको ना प्रकाश पसंद नहीं है, किसी भी रूप में प्रकाश पसंद नहीं है। तो प्रकाश वाले ये जो प्रमुख हमारे माता पिता कारक जो ग्रह हैं, इनकी जो स्थिति जो होती है अष्टम भाव में, इससे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, खासतौर से गोचर की कुंडली में। ये पहुंच जाएंगे 9th सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। 9th सेक्शन पे पहुंचते इनको धर्म की जो बागडोर वाली जो स्थिति है, जो चेयर है, वो प्राप्त हो जाएगी, और सूर्य देव जो है गारंटी दे देंगे, भाई अब जो है मैं जो हूँ आपको गारंटी दे रहा हूँ, अब कोई आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी कोई तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। समझ जाइएगा। रिजल्ट आपको 17 से 18 जून पे देखने को मिलेगा। 15 तारीख को यहाँ पर 9th सेक्शन में आ जाएंगे। अब समझिए बुध बाबा को। देखिए बुध बाबा अष्टम से पहुँचेंगे नवम पे, नवम से पहुँचेंगे 10th सेक्शन पे। जब तक ये अष्टम में बने हुए हैं 6 तारीख तक, थोड़ा सा हमारे को उधर संबंधित तकलीफ़ें देखने को मिल सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि जठरा अग्नि से संबंधित अपच की समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न हो गई हैं, और उसकी वजह से कुछ गैस्ट्रिक की समस्या उत्पन्न हो रही है, या आंतों की समस्या उत्पन्न हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा सा कुछ सूजन इत्यादि की समस्या हो रही है। लेकिन जैसे 9th सेक्शन में पहुँचेंगे, किसी न किसी युक्ति से आप या तो औषधि तक पहुँच जाओगे, या औषधि अब आपको लगनी लग जाएगी। क्योंकि बुध 9th सेक्शन में जो है एक चालाकी वाला स्वभाव देते हैं, खोजबीन वाला स्वभाव देते हैं। तो जातक क्या करेगा, जिसको कष्ट बने हुए हैं उनसे पार आने के लिए अपनी बुद्धि का अधिकतम उपयोग करना शुरू कर देगा। 10th सेक्शन में जैसे ही पहुंचेंगे तो कर्म क्षेत्र पे गजब का निखार लेके आ जाएंगे, और निखार की जो सौम्य ऊर्जा, सौम्य ग्रह की जो सौम्य ऊर्जा, उसका सीधा प्रभाव आपके सुख स्थान पे पड़ेगा, भौतिक स्थान पे पड़ेगा। यानी ये हो सकता है कि मन में जो आंतरिक प्रसन्नता का भाव है, जैसे ही बुध बाबा जो है 10th सेक्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पर कर्क राशि है, तो सीधे तौर पे जहाँ पर मकर राशि बनती है, 10 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेंगे। यानी कि महीना जैसे जैसे 15 तारीख के बाद से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। अब समझिए थोड़ा सा मंगल देव को। देखिए मंगल देव बेशक 10वें सेक्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन गोचर में जो आपकी तुला राशि की जातक कुंडली बनती है वहाँ पर नीच प्रभावी हो जाती है। नीच प्रभावी को समझिएगा कि पावर मेरे पास आधी है या बिल्कुल कम है, उतनी कम है कि मंगल बाबा को रिजल्ट जो देना है वो दे नहीं पा रहे हैं। खास तौर से 7 तारीख तक हमारे को काम से संबंध में जहाँ से पेमेंटें आनी हैं, अगर अलग अलग मार्गों से आनी है तो वो सुचारू रूप से नहीं देखने को मिलेंगी। हाँ, अगर लगन कुंडली मजबूत है फिर ऐसा कुछ भी असर ज़्यादा देखने को, प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये मूव करके सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, तो सिंह राशि जो है आपके 11वें सेक्शन में पड़ती है। 11वें सेक्शन की मूल प्रकृति समझिए, इसकी सीमा में जो भी ग्रह होगा वह एक वचन निभाता है कि मैं अपना अधिकतम सकारात्मक प्रभाव ही दूंगा। ये प्रकृति शुभम पंचम त्रिकोण भाव में भी मिलती है और शुभ नवम त्रिकोण भाव में भी देखने को मिलती है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में जो एकादश भाव है वो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद बनाकर रखता है, यानी ग्रह जो है वहाँ के नियमों की पालना करता है।
मंगल बाबा जब यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जो हमारे को सोर्सेस से जो पैसा नहीं आ रहा था, हमारी जो मेहनत की कमाई वो नहीं आ रही थी, किसी न किसी रूप में कार्मिक जो है क्षेत्र पे प्रेशर जो बना हुआ था वो हटना शुरू हो जाएगा। अब हमारे को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वह कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट हमारे को नकारात्मक प्रभाव दे सकता है अगर हमारे को यह नहीं पता ये काम कैसे करता है। देखिए, एक अलग प्रकार का पिशाच योग जैसे शनि राहु है वो प्रसिद्धि भी देता है, ये प्रसिद्धि नहीं देते हैं तो पिशाच योग, लेकिन बहुत अलग प्रकार का है। शनि राहु के कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा अलग प्रकार का। यहाँ पर जातक का पराक्रम बढ़ा देते हैं और जातक जो है अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं रख पाता है तो पराक्रम जो है नेगेटिव रूप में बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारी वाणी से, हमारे एक्शन से लोगों को कष्ट पहुंचना शुरू हो जाता है। या व्यक्ति को केतु जो है इतना टेक ओवर कर लेता है, मंगल बाबा को जो एनर्जी है उसको बिल्कुल जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और जातक जो है समय को पास करता रहता है। और समय को ऐसा पास करता है कि जातक को मान लीजिए शाम को अमुक समय पे जाना है, किसी से मिलने जाना है, वही बात जो है वो तैयार बैठा है, लेकिन उसके घर का कोई मेंबर उसको अगर टोक देगा कि भाई आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, शाम को आपको जाना भी है, तो उसको बहुत ज़्यादा फील हो जाएगा कि भाई जब मैं अच्छा वाला जा रहा था मुझे टोक दिया, है ना। बगैर सिर पैर की बातें हैं ना, क्योंकि केतु बाबा जो हैं केवल हृदय के मालिक हैं, इनके पास ना तो दृष्टि है ना वाणी है और मस्तिष्क तो है ही नहीं, सारा तो राहु ले गए दूसरे हिस्से में। तो यहाँ पर यह ध्यान बना के रखना है, मंगल केतु का जो दुष्प्रभाव है वह हमारे पराक्रम को बढ़ा देगा, अंगारक स्थिति को, विस्फोटक स्थिति को थोड़ा सा बढ़ा देगा। हर अवस्था में हमारे को अपने क्रोध पे नियंत्रण बनाकर रखना है, क्योंकि हमारे लाभ स्थान पे ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो इनर पॉलिटिक्स के चलते जो लाभ सेक्शन की जो मर्यादा है वो भंग होनी शुरू हो जाए। अब समझिए, आप बृहस्पति बाबा 27 दिनों के लिए अप्रभावी बने रहेंगे आपके भाग्य सेक्शन के ऊपर। इस बात का 27 दिनों तक बहुत ज़्यादा ख्याल बना के रखना है। कोई भी कैसी भी विधि आपने कहीं से भी नोट कर ली, उपायों के तौर पर कैसे भी नग सजेस्ट कर लिए, अपने आप से उल्टे हाथों में ही पहनने शुरू कर दिए, ये मत करिएगा। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ शुरू कर दी, आपको कुछ नहीं पता, कहीं से भी जानकारी मिल गई, उसका कुछ उल्टा प्रभाव देखने को मिल सकता है। सीधा साधा प्रभाव यही है कि आप केवल और केवल आपका जो कर्म क्षेत्र है उसको ही अपना धर्म मानते हुए उसकी पालना में लग जाओ, वही आपकी पूजा पाठ है। तो 27 दिनों तक इस बात का विशिष्ट ध्यान बना के रखना है, क्योंकि ये तो एक तो हो गए ये अस्त, दूसरी बात से हो गए अतिचारी। ये दोनों कॉम्बिनेशन आप बना लोगे तो किसी बात का सटीक अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। थोड़ा बरकत के संदर्भ में एक भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। साथ ही साथ जहाँ पर आपको एक्शन लेना चाहिए 27 दिनों तक, वहाँ पर नहीं लेके कहीं दूसरी जगह एक्शन लेने लग जाओगे और फिर वहाँ से आपको कुछ निराशा प्राप्त हो सकती है। फिर आप ये कंप्लेंट करोगे कि भाई मैंने अपने 15 से 16 दिन जो है यहाँ पर लगाए, इस आदमी पर लगाए, और देखो हमने तो बड़े सीधे तरीके से इसको डील करना चाहा, हमारी तो न्याय वाली प्रकृति है, तुला राशि का जातक जो है न्याय प्रमुख रखता है, लेकिन यहाँ से हमारे को धोखा हो गया। यानी कि हर प्रकार की इंद्रियों को खुला रखिए और ध्यान बना के रखिए कि केवल और केवल आपको ये सलाह दी जा रही है कि अनावश्यक क्रोध अगर करते हो तो लक्ष्मी जी आपसे दूर भागती हैं, और मंगल केतु को आप बल दे रहे हो कि आपके कॉम्बिनेशन से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा है वह मेरे को बहुत अच्छे से चाहिए, क्योंकि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आपको करना है अपोज कैसे करोगे? शांत रहते हुए, क्योंकि कर्म क्षेत्र की स्थिति बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है, भाग्य सेक्शन का बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है। तो ये 2 से 3 चीज़ों का ध्यान बना के रखिएगा। अब आपको कोई भी गिरा नहीं सकता है, ये बात पूर्ण रूप से फलित होने वाली है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं